नमस्कार बच्चों, कल हमने जाना कि क्रिया क्या होती है। आज उसकी परिभाषा हम फिर से देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। क्रिया एक विकारी शब्द है जो लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। जैसे कुछ उदाहरणें हम यहाँ पे देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि क्रिया लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार कैसे बदल जाती हैं। जैसे घोड़ा जाता है, घोड़ा यहाँ पे पुल्लिंग है, इसी कारण हमको पता है कि यहाँ पे क्रिया पुल्लिंग के अनुसार ही लगी है। दूसरा, पुस्तक मेज पर पड़ी है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो इसी कारण हम क्रिया में पड़ी है लगाएंगे। इसी तरह अगली उदाहरण हम देखते हैं, मोहन खाता है, तो इसमें जो क्रिया है हमारी वो किसके अनुसार लगी है? मोहन के अनुसार। मोहन खाता है। राम स्कूल जाता है, तो इस तरह हम देखते हैं कि मोहन और राम क्या है? पुल्लिंग है, तो जो हमारी क्रिया है वो भी पुल्लिंग के अनुसार ही लगेगी। उपयुक्त वाक्यों में क्या है? सारी क्रियाएं हैं जो लिंग के अनुसार चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह पता चल गया कि जो क्रिया है वो विकारी शब्द है जो लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार बदल जाती है, अपना रूप बदल लेती है। अब हम देखते हैं कि धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। भाव यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना है, पढ़ना में अगर हम देखेंगे कि पढ़ मूल शब्द है, अर्थात धातु है वो। यहाँ धातु की पहचान कैसे करेंगे? प्रत्यय को हटाकर। अगली उदाहरण फिर से हम देख लेते हैं, चलना। चलना में मूल शब्द क्या है? यहाँ पे धातु कौन सी है? चल, और ना इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो हमारा जो धातु है वो है चल और प्रत्यय है ना। इसी तरह हम देखते हैं अगली उदाहरण, देखना। देखना में मूल शब्द कौन सा है हमारा? देख, और प्रत्यय कौन सा है? ना। तो यहाँ पे हमें ज्ञात होता है कि जो मूल धातु है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? प्रत्यय को हटाकर। जैसे यहाँ पे हमने ना हटाया है तो हमें मूल शब्द प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं, सामान्य रूपों में ना हटाकर धातु का रूप ज्ञात किया जा सकता है। धातु की यह एक महत्वपूर्ण पहचान है। मतलब कि जब हमने धातु की पहचान करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें से ना हटाकर देख सकते हैं। प्रत्यय के अलावा भी हम देखते हैं कि संज्ञा और विशेषण, इन शब्दों से भी क्या है? क्रियाएं बनती हैं। जैसे काम, आना, कमाना, दोहरा प्लस आना, दोहराना, तो ये क्रियाएं बनी इसमें। आगे हम धातु के रूपों को जान लेते हैं। धातु के मुख्य दो रूप होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। अब हम देखेंगे कि मूल धातु और यौगिक धातु में क्या अंतर है। मूल धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी प्रत्यय या दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती, जैसे खा, पी, देख इत्यादि। कहने का भाव यह है कि जो मूल धातु होती है ना, उसके हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे खा, पी, देख आदि, इनके हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे इधर आ, आम खा, किताब पढ़, तथा जो ये सारे शब्द हैं आ, खा, पढ़, इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसको और ज़्यादा आगे हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। कहीं मत जा, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मूल धातु है यहाँ पे वो उसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा होता। आगे हम यौगिक धातु के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य भाषा में इसे क्रिया कहते हैं। यह स्वतंत्र नहीं है। मूल धातु या प्रत्यय को जोड़ने से यौगिक धातु बनती है। जैसे मूल शब्द प्लस मूल शब्द
यौगिक धातु हंस दे, हंस देना, बैठ जा, बैठ जाना। तो इसमें क्या है, हंस और बैठ क्या है, मूल शब्द हैं। तो मूल शब्द में जब हमने प्रत्यय को जोड़ दिया तो वो हमारा क्या बन गया, यौगिक धातु। जैसे मूल शब्द में प्रत्यय जब मूल शब्द जोड़ दिया तो वो हमारा यौगिक धातु बन जाएगा। जैसे जग ना, जगना, जग आना, जगाना। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसमें भी हम प्रत्यय जोड़कर क्या बना सकते हैं, यौगिक धातु का निर्माण कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा भी यदि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो तो उनमें भी हम क्या है, प्रत्यय को जोड़कर क्या बना सकते हैं, यौगिक शब्द बना सकते हैं। जैसे हाथ, याना, हथियाना, अपना ना, अपनाना, गर्म ना, गरमाना। तो ये हमारे जो शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनमें हमने क्या जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया। तो प्रत्यय जोड़कर हमने क्या बना दिया, यौगिक धातु, मतलब कि एक नया शब्द बना दिया जो जिसको हम कहते हैं यौगिक धातु। तो इसमें हम देख चुके हैं कि हमारी क्रिया क्या होती है, उसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से हमारे, एक तो हो गया हमारा धातु, मूल धातु और यौगिक धातु। तो इसमें मूल धातु जो हो गया वो स्वतंत्र होता है और यौगिक धातु इसमें क्या होता है, जिसमें कोई ना कोई प्रत्यय या फिर मूल शब्द जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जुड़े हों, उसको हम यौगिक धातु कहते हैं। तो आज का हमारा इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।